हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था कि जो फसल उत्पादन होता है उसमें बीज, मतलब हमने 3 प्रोसेस देखना है इसमें फसल से जुड़ी हुई। पहले बीज कैसे उगाया जाता है, मतलब फसल बोने से पहले उसकी तैयारी जिसमें बीज का संकरण आ जाता है। फिर उसका दूसरा, जब फसल उग जाए तो उसका कैसे प्रबंधन करना है, जिसको हम फसल उत्पादन प्रबंधन भी बोल रहे हैं, वो भी देखेंगे हम। और इसके बाद जो है वो हम जो है इसका इस फसल वाले चैप्टर का आखिरी पोर्शन भी देखेंगे कि फसल को सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है। तो हम पहला पोर्शन कल देख चुके हैं जिसमें हमने बीज कैसे तैयार करें, बीज का संकरण कैसे किया जाए, बीज को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए, उसके बारे में बात करी। आज हम दूसरे पोर्शन पे बात करने वाले हैं कि फसल उत्पादन प्रबंधन कैसे किया जाता है। प्रबंधन को इंग्लिश में बोलते हैं मैनेजमेंट। नाम सुना होगा आपने शायद। प्रबंधन मतलब कि मैनेजमेंट। और जो प्रबंधक होता है, प्रबंधक, प्रबंधक को बोलते हैं मैनेजर। मैनेजर नाम सुना होगा आप लोगों ने, कंपनीज में होते हैं जो सब कुछ मैनेज कर रहे होते हैं, है ना, तो उसको मैनेजर बोलते हैं। और यहाँ पर जो है वो उसको जो प्रबंधन बोला जाता है उसको मैनेजमेंट बोला जाता है, जुड़ा हुआ शब्द है, मतलब वो संज्ञा है मैनेजर। तो ये जो है वो उसकी विशेषता बताने वाला शब्द है। संज्ञा की विशेषता कौन सा शब्द बताते हैं, आपको पता होना चाहिए, है ना, हिंद ग्रामर का सब्जेक्ट है, ग्रामर का विषय है। संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, किसी को मालूम है? संज्ञा शब्दों की विशेषता। सर्वनाम। 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 और क्रिया की विशेषता बताने वालों को? सर्वनाम नहीं है ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। मैनेजमेंट विशेषण बोलते हैं जहाँ तक है। ठीक है, वो तुम्हारा लैंग्वेज टीचर से आप कंफर्म, लैंग्वेज में कंफर्म करिएगा, उस पर कभी बात में कर चर्चा करेंगे। अभी इस पे आ जाओ। फसल उत्पादन प्रबंधन मतलब कि फसल अच्छे से उगे उसके लिए हमको कौन कौन से मैनेजमेंट के गुण आना चाहिए, कौन कौन सी तकनीकें आना चाहिए जिससे जो है वो फसल उत्पादन को बढ़ाया जा सके। 2 मिनट। यहाँ पर आपको एक टेबल बनी हुई है, सारणी हवा, पानी तथा मृदा से प्राप्त होने वाले पोषक तत्व। यानी कि जो हमारी जो वो होती हैं, जो फसलें होती हैं, जो पौधे पेड़ वगैरह होते हैं, उनको जो है कुछ पोषक तत्वों की जरूरत होती है वो बढ़ने, उनको बढ़ने के लिए, है ना। किसानों के पास भूमि, धन, सूचना एवं तकनीकी उपलब्धता कम एवं अधिक होती है। संक्षिप्त में धन एवं आर्थिक परिस्थितियां किसान को विभिन्न कृषि प्रणालियों तथा कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर किसान गरीब होगा तो वो हाथों से वो अपना ट्रेडिशनल तरीका अपना रहा होगा खेती करने का, जिसमें हल चलाते हैं तो खेत जोतना, फिर उसके बाद उसमें रोपना, बीज का बोना, फिर उसके बाद जो है वो फसल का हाथ से काटना। अगर किसानी के पास नॉलेज होगा, तकनीक होगी और साथ में धन होगा, पैसा होगा, तो वो ये काम जो है आपको यकीन नहीं मैंने मानोगे, 1-2 दिन जो है वो खेत को जो है वो हल चलाने में ही लग जाता था, क्योंकि मिट्टी को उथल पुथल करना पड़ता है, मिट्टी को खेती के लिए तैयार करना पड़ता है, तो हल चलाने में बहुत सा समय लग जाता था, है ना। ऐसे फिर उसके बाद बीज बो तो एक एक बीज बोना पड़ता था पूरे खेत में, तो 1-2 दिन बीज बोने में लग जाए, फिर उसके बाद जब उसको काटना हो तो खेत को काटने में भी इतनी टाइम लग जाता था। और अब जो है इतनी बड़ी बड़ी मशीनें आने लगी हैं, खेत की जुताई से लेकर फसल की कटाई तक। जुताई करना मतलब कि खेत में जो है वो फसल को रोपना, फसल के बीज बोना, है ना। तो जो हल चलाने से लेकर फसल काटने तक जो है वो सब काम जो है वो मशीनों से किए जा रहे हैं और बहुत कम समय में किए जा सकते हैं। 1 एकड़ को रोपने या फिर बोने, बीज बोने में जहाँ 1 दिन लगता था, वहीं आज जो है वो फसल को जोतने के साथ साथ बीज बोना इकट्ठा हो जाता है और वो 1 घंटे में काम निपट जाता है। इतनी बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं। तो शायद आप लोग बीज बोने को समझते होंगे, हल चलाने को समझते होंगे, है ना। मैं अभी एक इंटरेस्टिंग वीडियो भी दिखाऊंगा इसका, जहां तक अगर मुझे मिल गया टाइम पे वो चीज, तो वो भी वीडियो दिखाऊंगा और कितनी आसान बना दी है खेती, है ना, ये तकनीकों ने, मशीनों ने, है ना। और यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है कि हमको जो खेती के लिए पोषक तत्व चाहिए पड़ते हैं। पहला जाता है पोषक प्रबंधन। पोषक प्रबंधन मतलब कि जो उसके गुण हैं, जो फसल में कुछ गुण होना चाहिए, जैसे गेहूं में मैंने बोला प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट होता है, तो वो गुण जो है वो बने रहना चाहिए, है ना। तो वो गुण बने रहने के लिए उसको, उसके पौधे को जो है वो पोषक तत्वों की कमी नहीं होना चाहिए। उसके पोषक तत्व, उसको कुछ पोषक तत्व, हर एक पौधे को पोषक तत्व की जरूरत होती है, जो कि पूर्ति कहाँ से करता है, वो हवा, पानी और मिट्टी से प्राप्त करता है। इन 3 चीजों से जो है वो सभी पोषक तत्व को प्राप्त करता है। यहाँ पर जो एक सारणी बनी हुई है जिसमें सभी पोषक तत्वों के बारे में लिखा हुआ है। तो ये देखिए, हवा से उसको कार्बन मिलते हैं और ऑक्सीजन मिलते हैं। किसको? पौधे को। पौधे को कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं कहाँ से? हवा से।
पानी से क्या मिलता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है। और मृदा एक बेहतरीन उसके पास मीडियम है जिससे उसको बाकी पोषक तत्वों की जरूरत होती है। उन सभी पोषक तत्वों को दो भागों में बांटा हुआ है, बृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। बृहद मतलब कि ज्यादा मात्रा में चाहिए पड़ते हैं, और सूक्ष्म पोषक तत्व मतलब कि कम कम मात्रा में रहते हैं, कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो बृहद पोषक तत्व में कौन कौन से आते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये ज्यादा मात्रा में चाहिए पड़ते हैं किसी पौधे को। और जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उसमें आयरन, मैग्नीज, बोरान, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन होता है। मोलिब्डेनम अगर आपको कठिन लग रही है, ये भी तत्व का ही नाम है, जैसे ये सभी तत्व के नाम है ना, आयरन, मैग्नीज, बोरान, जिंक, कॉपर, ऐसे ही मोलिब्डेनम भी एक तत्व का ही नाम है। अगर कठिन लग रहा है तो आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बृहद पोषक तत्व याद रखो, सूक्ष्म में थोड़े बहुत याद रख लीजिएगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये बृहद पोषक तत्व ये ज्यादा मात्रा में चाहिए पड़ते हैं पौधे को। और आयरन, मैग्नीज, बोरान, जिंक, कॉपर, क्लोरीन जो है वो कम मात्रा में चाहिए पड़ते हैं पौधे को किसी भी। तो ये सारे पोषक तत्व चाहिए पड़ते हैं, और इसके बिना जो है वो पौधा जो है वो शारीरिक रूप से सही नहीं हो पाता। देखो, इन पोषक तत्व के कारण से पौधों की शारीरिक प्रक्रियाओं सहित जनन और वृद्धि, रोगों के प्रति प्रवृत्ति पर प्रभाव पड़ता है। तीन चीजें बिगड़ती हैं अगर पोषक तत्व नहीं होंगे। तो पहली बात, पौधा बड़ा नहीं हो पाएगा और पहले ही मर जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा, वो अपने समान पौधा या फिर बीज उत्पन्न नहीं कर पाएगा या फिर फल उत्पन्न नहीं कर पाएगा, दूसरा ये। और तीसरा, उसको रोग बहुत जल्दी लग जाएंगे। आप देखते हो कि आपके घर में भी तुलसी वगैरह लगी रहती है, तो तुलसी वगैरह में क्या होते हैं, कुछ कीड़े लग जाते हैं अपने पौधों में, तुलसी के पौधे में कीड़े लग जाते हैं, पत्तियां जो है वो सिकुड़ने लगती हैं, या फिर उस पे जो है वो पौधे को खाते रहते हैं, जिसके कारण से तुलसी का पौधा अच्छे से नहीं हो पाता। वैसे ही फसल के साथ भी होता है, उसमें भी कई प्रकार के कीड़े लग जाते हैं, इल्ली लग जाती है, खरपतवार लग जाती है खेत में। खरपतवार किसको बोलते हैं? खेत में जो है वो किसी दूसरी फसल का उगाना, हमने जो उगाया, हमने जैसे गेहूं उगाया है, तो गेहूं के साथ साथ किसी दूसरी फसल का उगाना है जिसको हम चाहते नहीं थे उगाना, वो जबरन में उगाई, तो उसको खरपतवार बोलते हैं। तो वो सारी चीजें होती हैं जब पौधे में क्या होंगे, पोषक तत्व कम होंगे। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए मिट्टी में खाद एवं उर्वरक के रूप में अब जब मिट्टी में नहीं होती हैं सब चीजें, आपको यहाँ पर ये दिख रही है ना, जब मिट्टी में ये सारी चीज नहीं होती हैं तो हमको अलग से कुछ चीज इसमें मिलाना पड़ती है मिट्टी में, जिससे पौधों को ये सारी चीज मिल जाए, है ना। तो वो चीजें कहाँ से फिर प्राप्त होती है? खाद और उर्वरक से प्राप्त होती है। याद रखे, खाद और उर्वरक दोनों ही अलग अलग शब्द हैं। नॉर्मली हम जो है इसको एक ही बोल देते हैं। खाद अलग चीज है और उर्वरक अलग चीज है ना। खाद जो है, अब उसमें अंतर जान लेते हैं कि क्या होता है खाद और उर्वरक क्या होते हैं। देखो, एक बड़ा सा अंतर बताऊं तुमको, खाद और उर्वरक में मेन अंतर क्या है। उर्वरक को इंग्लिश में 2 मिनट देख लेते हैं। उर्वरक इन इंग्लिश फर्टिलाइजर, ठीक है। उर्वरक को जो है इंग्लिश में फर्टिलाइजर बोलते हैं, है ना। शायद आपने साइंस का अगर ऐसे याद किया होगा तो उसमें जो है वो फर्टिलाइजर के बारे में आया होगा। तो फर्टिलाइजर को उर्वरक ही बोलते हैं। अच्छा, इसमें बड़ा अंतर बताऊं, मोटा मोटा अंतर बताऊं, तो जो खाद होता है वो नेचुरली बनता है, प्राकृतिक तौर पे बनता है ना, उसमें हम कुछ नहीं मिला रहे होते। जबकि जो उर्वरक होते हैं वो फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं, मानव द्वारा तैयार किए जाते हैं, और हमको जो भी मिलाना हो उसमें, जिस भी तत्व की कमी मिलाना हो, जिस भी तत्व को मिलाना वो हम जो है वो फैक्ट्री में उत्पादित कर सकते हैं, उसको मिला सकते हैं। उदाहरण के लिए एक उर्वरक का नाम है यूरिया। शायद आप में से बहुत सारे लोग जानते नहीं होंगे यूरिया के बारे में, यूरिया क्या होता है। लेकिन यूरिया जो है वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए खेतों में मिलाया जाता है ना। यूरिया के बारे में बता रहा हूँ मैं। पहले खाद के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, और खाद क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं। खाद में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। कार्बनिक मतलब कि कार्बन से बने हुए पदार्थों की मात्रा, है ना, मतलब कार्बन अच्छी मात्रा में देगा। यह मिट्टी को अल्प मात्रा में पोषक प्रदान करते हैं, मतलब मिट्टी को ज्यादा पोषक तत्व नहीं दे सकते, लेकिन अल्प, अल्प मतलब बहुत छोटे से, बहुत थोड़े कम जो है वो पोषक तत्व प्रदान करते हैं। खाद जंतुओं के अपशिष्ट, पौधों के कचरे से के अपघटन से तैयार किया जाता है। मैंने आपको जैसे बताया, शायद आपने सोक पिट के बारे में सुना होगा। सोक पिट जानते हो क्या आप? पानी बचाने की एक तकनीक है सोक पिट, जिसमें जो है वो पानी बचाने के लिए जो है गड्ढा खोदा जाता है घर के आसपास। पहले जो है वो बड़े पत्थर डाले जाते हैं, फिर बारीक, फिर और बारीक, फिर उसके बाद और बारीक, और आखिरी में रेत डाल दी जाती है। बारिश का पानी उसमें जाता है तो वो छन कर जो है वो जमीन में पहुंच जाता है, उसको सोक पीट बोलते हैं, है ना। वैसे ही सोक पीट के जैसे ही जो है वो कंपोस्ट खाद भी बनाई जाती है। क्या आपने कंपोस्ट खाद के बारे में जानते हो? कंपोस्ट खाद कैसे बनती है? क्या आप लोग कंपोस्ट खाद जानते हो? कंपोस्ट खाद कैसे तैयार की जाती है? नहीं पढ़ा है आपने? आज तो कीबोर्ड भी दिक्कत कर रहा है। कंपोस्ट
वर्मी कंपोस्ट होता है वैसे वो। अब ये अरे रे मेरा कीबोर्ड क्यों नाटक कर रहा है। किसी का चैट में मैसेज आया, नहीं पढ़ा है कशिश, चलो ठीक है। वर्मी कंपोस्ट के बारे में देख लेते हैं आज एक वीडियो। हो सकता है आप लोग को थोड़ा सा अजीब सा लगे। पहले चलो एनिमेशन देख लेते हैं, ताकि एनिमेशन और रियलिटी में पता चल जाए आपको कि खाद कैसे बना सकते हैं। हम घर में भी खाद बना सकते हैं, उसका भी वीडियो देखेंगे। पहले एनिमेशन देख लेते हैं, है ना, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में जाए कि वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाना है। वर्मी कंपोस्ट खाद का ही बनाने का तरीका है। केले का छिलका, देखते जा रहा है, केले के छिलके जो है वो डाल दे रहा है। वैसे नॉर्मली गिरते नहीं हैं केले के छिलके से, मैं तो पता नहीं आज तक नहीं गिरा, लेकिन कार्टून में बहुत दिखाते हैं गिरते हुए। प्रोसेस ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्ट खाद कैसे बनाई जा सकती है उसके बारे में देखते हैं। एक लार्ज वुडन बॉक्स ले सकते हैं, लकड़ी का डब्बा ले सकते हैं। इसकी जगह हम जमीन में भी गड्ढा खोद सकते हैं, है ना, इसको जमीन के गड्ढे में भी बनाया जा सकता है। इन्होंने जो है वो एक लकड़ी का बॉक्स ले लिया। ये देखो, इन्होंने बताया कि डिग अ पिट, पिट मतलब गड्ढा खोदना, 30 सेंटीमीटर डीप, 30 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोद कर भी बनाया जा सकता है जमीन में। दोनों तरह से बना सकते हैं। इन्होंने एक बॉक्स लिया हुआ है और किसी छांव वाले एरिया में रख दिया, ताकि जो है वो डायरेक्ट उस पर सनलाइट ना पड़े, पानी वगैरह ना गिरे। शेड वाले एरिया में रख दिया, शेडी एरिया मतलब छांवदार एरिया में रख दिया। बोला है नीचे आपको एक जाली की तरह रखना, नेट और फाइन चिकन मैच, मतलब कि कोई जाली रखना है नीचे, सबसे नीचे। ये अभी भी कचरे के डब्बे में पड़ा हुआ है। भाई थोड़ा जल्दी करोगे, इतना टाइम नहीं है। डस्टबिन में जो है वो सारा कचरा उस डब्बे में डाल दिया, है ना। डस्टबिन में जितना भी ऑर्गेनिक कचरा होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑर्गेनिक शब्द यूज कर रहा हूँ मैं। कार्बनिक कचरा होता है मतलब जो अपने आप में आप घरों से अभी निकाल रहे होगे, घरों से गीला कचरा बोलते हैं ना जिसको। तो गीले कचरे में क्या डालते हैं हम, चाय पत्ती, खाने की सब्जी, रात की बची हुई सब्जी, फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, वो सारी गीली सब्जियां होती हैं। तो वो गीली सब्जियां जो है वो हम इसमें डाल सकते हैं। पेपर भी कुछ हद तक डाल सकते हैं, पेपर भी डिकम्पोज हो जाता है वो, तो वो भी डाल सकते हैं। हालांकि आप नहीं डाल सकते, अपने जो घर के बाहर कचरा आता है वो उसका मकसद अलग है, इसका मकसद अलग है। यहाँ पर खाद बना रहे हैं जो, वो अलग तरीके, उसका मकसद अलग है। वहां पर जो है सेग्रीगेट करना है कचरे को, वो मकसद अलग होता है। वहां पेपर से पेपर बना लिया जाता है, इसलिए वहां पर गीले कचरे में नहीं मिलाते हैं वो लोग, है ना। पेपर से पेपर बन सकता है, हाँ बिल्कुल, आप अगर सोच रहे हैं तो पेपर से पेपर बन सकता है। अगर आप चाहोगे तो मैं वो वाला वीडियो भी दिखा दूंगा, है ना। तो यहाँ पर जो है वो हम वेजिटेबल वेस्ट डाल सकते हैं, बची हुई सब्जी, फ्रूट पीस मतलब फलों के छिलके, ड्राई एनिमल डंग मतलब कि जो पशुओं का मल मूत्र होता है, जैसे गोबर हो गया, वो डाल सकते हैं। हस्क मतलब कि अनाज वगैरह, अनाज का बचा हुआ जो भूसी होती है ना वो। ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराने पेपर होते हैं, वो भी डाल सकते हैं। उसमें जो है वो सफिशिएंट एयर और मॉइस्चर होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा स्पेस अच्छा खासा होना चाहिए, ज्यादा जगह में। नाउ स्प्रेड द लेयर ऑफ सॉइल ऑन इट, आपने वो कचरा डाल दिया, कचरा डालने के बाद एक हल्की मिट्टी की परत उसके ऊपर डाल देते हैं ना, एक हल्की मिट्टी की परत उसके ऊपर डाल देते हैं और हल्का सा उस पर पानी छिड़क देते हैं। ज्यादा पानी नहीं डालना है, हल्का से पानी डालना है। उसमें हल्के से कीड़े हो जाएंगे, उसमें छोटे छोटे कीड़े जन्म ले लेंगे उस खाद में, है ना। या फिर आप बोल सकते हो बैक्टीरिया भी पनप सकते हैं ना, बैक्टीरिया पनप जाएंगे उसमें, क्योंकि वो ऑर्गेनिक कचरा है। और ये बैक्टीरिया जो है वो अपने समान और बहुत सारे बैक्टीरिया बनाएगा वहां पर, है ना। उसी का जो कचरा होगा उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया जनरेट हो जाएंगे।
और सम प्लेस सम रेड वॉर्म्स इन द वर्मी कंपोस्टिंग पिट। रेड वॉर्म किसको बोलते हैं? केचुए को बोलते हैं। तो ये केचुए अगर हम थोड़े बहुत अपने हाथ से ही डाल दें तो ज्यादा अच्छे से रहता है, और एक केचुए से जो है वो बहुत सारे केचुए बन जाते हैं उसमें, है ना। अच्छा, यहाँ पर एक बात जानते हैं क्या आप? केचुए का अगर हम बीच से काट दे तो वो मरता नहीं है। केचुए को अगर मारना है तो बिल्कुल उसको चपटा करना पड़ेगा, पूरा चपटा करना पड़ेगा। अगर हम बीच से काट देंगे तो वो मरेगा नहीं, वो फिर से जिंदा ही रहेगा। वो उसके दो मुंह होते हैं, ये भी पता है कि नहीं? केचुए के दो मुंह होते हैं। केचुए को ध्यान से देखोगे यदि आप, तो उसके दो मुंह होते हैं, एक ही साइड एक ही साइड, दोनों साइड वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। देखिएगा कभी ध्यान से केचुए। केचुए जो है वो डाल देते हैं, और केचुए को जो है वो किसान का मित्र भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो खाद बनाने के लिए और मिट्टी को उर्वरक बनाने के लिए बहुत मदद करता है। कैसे? अभी बता रहा हूँ। ये केचुए को क्या मिलता है? यहाँ पर जो कचरा पड़ा रहता है वो उसके खाने के काम आता है, उसका खाने की तरह काम करता है। वो इसको खा रहा होता है। तो ये केचुए क्या करते हैं? इसको बदला लेने के लिए क्या करते हैं? इसको खा लेते हैं। उसको लगता है ये खाना इसका है, तो हम जो है वो उसकी जगह खाने पे फोकस करें, इसको जाने दो, बाद में देखेंगे, है ना। तो ये जो है वो खाने पे अटैक करते हैं, और वो जो भी जितना भी कचरा रहता है उसको जो है वो खाना चालू कर देते हैं। अब जब जाहिर सी बात है खाएंगे तो इनको निकालना भी पड़ेगा, है ना। मतलब इनका वेस्टेज निकलेगा भी, ये जो है वो वहाँ पर पोटी भी करेंगे। ये क्या करते हैं? वहाँ खाते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं, और साथ साथ क्या करते हैं? इनकी संख्या बढ़ जाती है, जाहिर सी बात है, इनकी जो है वो बहुत ज्यादा संख्या हो जाती है। साथ साथ जो है ये यहाँ पर अपशिष्ट भी भेजते हैं। मतलब अब इन्होंने क्या बोला है, आपको कुछ दिनों बाद इसके ऊपर जो है वो घास डाल देनी है ना। या फिर आप जो है वो बोरा भी डाल सकते हो कोई, और उसको मिक्स कर देना है। मिक्स कर देना मतलब नीचे से जो है वो मिक्स कर देना है। तो होगा क्या? आफ्टर 4 वीक, मतलब कि एक महीने बाद, एक महीने बाद जो है वो ये हमारी जो मिट्टी ये रहेगी, जो हमने मिट्टी डाली थी हल्की सी, और जो हमारा कचरा डाला था वो सब डिकम्पोज हो चुका होगा, अपघटित हो चुका होगा, है ना। क्योंकि ये लोग खाते हैं इसको, कीड़े को, और वही निकालते भी हैं, और अपशिष्ट भी निकालते हैं। इनकी जो निकाला हुआ अपशिष्ट रहता है उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस ही ऐसे दो तत्व हैं जो कि पौधे को जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके कारण से ये जो केचुए रहते हैं, इसके कारण से मिट्टी को जो है वो उर्वरक बना देते हैं, और इसीलिए इसको किसान का मित्र भी कहा जाता है ना। मैंने आपको बताया ना, किसान का मित्र कहते हैं केचुए को। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो केचुए होते हैं वो मिट्टी में जो है वो मिट्टी में उपस्थित ये खाद्य पदार्थों को खाते हैं, खाने के बाद वहीं पर निकालते हैं। तो ये जो पोटी करते हैं, उस पोटी में नाइट्रोजन और फास्फोरस बहुत ज्यादा मात्रा में होता है ना, जिससे मिट्टी जो है वो पुनः उर्वरक हो जाती है। मिट्टी में वापस क्या जाती है? उर्वरकता आ जाती है, और दूसरी खेती करने के लिए मिट्टी तैयार हो जाती है ना। तो ये जो है वो इस प्रकार से हम जो है वो वर्मी कंपोस्टिंग बना सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट फिर वो खाद जो बन गई है वो जो है वो खेतों में यूज कर लिया है ना। अब हम थोड़ी सी बात कर लें रियल में कैसे बनाई जाती है, जिसके कारण से आपको समझ में आए। तो देख लेते हैं रियल वर्मी कंपोस्टिंग कैसे की जाती है। Hi guys, today I'm going to show you how to vermicompost, which is the use of earthworms, most often red wrigglers, to produce compost from your kitchen scraps and other organic matter. I will be using the Worm Factory 360, but there are many other vermicomposters available, and you could even create your own. It's extremely important that the container has many holes in the bottom to drain excess moisture, and also to ensure that air can freely move through the container. Otherwise, first you want to prepare the bedding. I will be using coconut coir. You add a piece of coir and add about a cup of water, and it should expand. You can also use shredded, non-glossy newspaper or cardboard. You want to wet it enough to make it moist but not wet, like a well-wrung out sponge. Next, prepare the food scraps that you'll be adding to the bin. You can freeze food scraps until they are ready to be used, which will also kill any fruit fly eggs that may be present on them. But it is important to let it reach room temperature before adding it to the bin. आपने इस तरह की चीज देखी होगी कहीं ना कहीं, है ना। इसको जो है वो नारियल के रेशों की बनी हुई जाली जैसी रहती है। Next, prepare the food scraps that you'll be adding to the bin. You can freeze food scraps until they're ready to be used, which will also kill any fruit fly eggs that may be present on them. But it is important to let it reach room temperature before adding it to the bin. You can add all food scraps except meat, dairy products, pretty much half their body weight, to digesting the scraps, such as used coffee beans, and washed and dried crushed eggshells. By now, the coconut coir should have expanded. You can add humus to aid the worms in digesting the compost, or you can simply add used coffee beans and crushed eggshells like I previously mentioned. You can also add mineral rock dust as an additional soil amendment, but it is not necessary. And finally, some shredded newspaper. Then you mix the contents together. Like I mentioned previously, the bedding should be as moist as a well-wrung out sponge. Next, you add several layers of dry newspaper to cover the holes on the first tray to prevent the worms from escaping through them. And then you evenly distribute the bedding material. Next, you add the food scraps onto a section of the bin. I will be adding it to the center because that is where I want the worms to initially aggregate. Future food scraps should be added to different sections of the bin.
More food should only be added if you notice worms already engaged पोषक on the तत्व previous वाली food scraps that you मिट्टी थी provided. और ये थोड़े से मिनरल्स Next, थे, get 5 उन्होंने to 10 sheets of मिनरल्स भी newspaper. डाल दिए। मिनरल्स Fold it up to मतलब the size of the पोषक container तत्व and lay it on ऑलरेडी top of डाल the दिए bin to उन्होंने cover it up. पाउडर के This will रूप में, minimize the amount of fruit flies और and एक other insects from पेपर entering गीले the bin. पेपर से उसको And add ढक 2 to 3 दिया, cups of garden soil or है ना, compost और to थोड़ी सी inoculate your bin सॉइल with की beneficial लेयर bacteria. चढ़ा दी उस पे, And जिससे then जो go है ahead and वो add your red हवा licorice to से the वो container. हट जाए। और यहाँ पर थोड़े से इन्होंने केचुए डाले हुए हैं, Finally, cover your है bin ना, with the damp ये sheets of newspaper. केचुए For the हैं, first 3 days, मैगी you may नहीं want to थी leave the ये, light on and the room that the bin केचुए will be थे, in to है discourage ना, the और worms from उसको जो है escaping. ऊपर से ढक दिया If you are पेपर using the से। Worm Factory 360, add shredded newspaper to the second bin and place it on top to further minimize fruit flies and other insects from entering the bin. After 3 days has passed, you can check on उसके them and add बाद more जो food है scraps वो if कुछ necessary. दिनों बाद देखेंगे तो उसके बाद जो है वो मिट्टी को थोड़ा सा Remember to add उथल-पुथल shredded करना newspaper or other पड़ेगा, browns when you add more food scraps. ताकि जो There है you go, वो guys. That is how you prepare डिकम्पोजिशन wormy चालू हो composting जाए। bin. और For ये more चीज़ information on कीड़े wormy क्या composting करेंगे, and the सभी answers to को खा frequently asked लेंगे, questions, जितनी I भी have चीज़ें provided a होंगी link ना in the वहाँ description. पर खाने वाली चीज़, उसको खा लेंगे और वहीं वहाँ पर मैंने बताया आपको कि वहाँ पर निकालेंगे भी। ज़्यादा अच्छा वीडियो नहीं मिला मेरे को ये वाली चीज़। दूसरा देखते हैं, इंडियन बॉय का है ये वीडियो, देखते हैं। Hello viewers, welcome to our YouTube channel Business Ideas. Today we bring you a new video through which you will know how to produce vermicompost and vermicompost production issues. If our channel is not subscribed, then click the subscribe button now and then click the bell icon so that you can get our videos every time. Vermicompost fertilizer is an environmentally friendly, improved natural organic fertilizer. Vermicompost fertilizer is economically profitable business in one hand, and in other hand, it maintains the soil nutrients and protects the soil at a very low cost in any abundant place of the house. As well as man and woman can do this business together. The main material is residues of crops, distressings, vegetable or fruit shells, weeds, homestead, garbage and straw. Besides, the main material is the Arctom 2000 piece mud-made channel or concrete reservoir and 1 month old powder. To manufacture vermicompost fertilizers, first thing you have to notice the place must need reservoir. Whatever the thickness is, the height should be 1 to 1.6 inch and a 7.5 centimeter thickness. Then for the easily digest spread in the shape, then you have to sprinkle water. After that, the organic products should be also be covered. Sometimes the water will be flattened. Not be given. Fertilizer will be made. If the grains are brown in color, if the grains are spreaded like after the preparation of it, the compost should be carefully recompost. There is no smell during this time. Before feeding in the compost making pot, the organic ratio 6 by 3 by 3%. Soil 0.5% and partial retention. After food, in general, 40 kilograms of food is required for a 1 meter long, 1 meter wide and 3 centimeters deep hole. In such a hole, 1000 सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप कभी भी देख सकते हो। इससे क्या हो जाता है, नेचुरली जो है वो मिट्टी जो होती है उसमें जो है वो पोषक तत्वों की कमी को दूर किया जाता है। तो आप मेरे ख्याल से ये तो बता सकते हो कि खाद कैसे बनाई जाती है, है ना। तो कोई बोले खाद कैसे बनता है, तो खाद एक प्राकृतिक तरीका है मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए। और खाद में जो है वो थोड़ी मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, ज्यादा मात्रा में नहीं होते, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको खाद समझ में आ गया होगा, कुछ वीडियो भी दिखाए मैंने। फिर उसके बाद यहाँ पर और क्या लिखा हुआ है, खाद में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा मिट्टी की संरचना में सुधार करती है। इसके कारण रेतीली मिट्टी में पानी को रखने की क्षमता बढ़ जाती है। चिकनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा पानी को निकालने में सहायता करती है, जिससे पानी एकत्रित नहीं होता। खाद बनने में जैविक कचरे का उपयोग करते हैं। इससे उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग की आवश्यकता नहीं होगी तथा इससे पर्यावरण संरक्षण में सहयोग मिलेगा। खाद बनाने की प्रक्रिया में विभिन्न जैव प्रकार के पदार्थों के उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पहला लिखा हुआ है कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट। तो ये अभी मैंने आपको बताया वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाई जाती है। हरी खाद क्या होती है, हरी खाद फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ पौधे जैसे पटसन, मूंग तथा ग्वार आदि उगा देते हैं और तत्पश्चात उन पर हल चलाकर खेती की मिट्टी में मिला दिया जाता है। ये पौधे हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं जो मिट्टी को नाइट्रोजन और फास्फोरस से पूर्ण करते हैं। मतलब ये भी कितना अच्छा तरीका है। उन्होंने क्या करा कि अपन खेती, जैसे अब मान लीजिए गेहूं बोना है उनको, ठंड का माहौल है, नवंबर दिसंबर में गेहूं की बुआई करना है यदि, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने खेत में ऑलरेडी जो है कुछ फसल उगा दी, जैसे पटसन और मूंग और या फिर ग्वार, ये फसलों के नाम है। उन्होंने फसल उगा दी और जैसे हरे पौधे होते हैं उस पे जो है वो हल चला देते हैं। तो क्या होगा, वो पौधे पूरे कहाँ मिल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। और पौधे मिलेंगे, साथ साथ क्या मिला देंगे मिट्टी में, नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है वो पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगी और मिट्टी जो है वो ऑटोमेटिकली खाद डेवलप हो जाएगी। तो ये हो जाती है एक हरी खाद। इसके बाद जो आती है अगली बात, वो आती है उर्वरक की। उर्वरक क्या होते हैं, खाद और उर्वरक में अंतर आता है ना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। उर्वरक रासायनिक रूप से तैयार पादप पोषक है। मतलब रासायनिक मतलब हम उसको तैयार करते हैं, हमारे द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो उर्वरक व्यावसायिक रूप से तैयार मतलब फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं। उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस और तथा पोटेशियम प्रदान करते हैं। इसके उपयोग से अच्छी कायिक वृद्धि मतलब कि उसकी जो पत्तियां, शाखा और फूल होते हैं, पेड़ के जो भाग होते हैं, पौधे के जो भाग होते हैं, वो अच्छी वृद्धि करते हैं। सभी टहनी, फूल, फल सब अच्छे से आते हैं, है ना। होती है स्वस्थ पौधों की प्राप्ति होती है, मतलब पौधे भी स्वस्थ होते हैं, वो खराब नहीं होते। अधिक उत्पादन के लिए उर्वरक का उपयोग भी होता है, परंतु ये आर्थिक दृष्टि से महंगे पड़ते हैं। खाद थोड़ी सी सस्ती पड़ती है, उर्वरक फैक्ट्रियों में तैयार होते हैं तो ये थोड़े से महंगे पड़ते हैं।
उर्वरक का उपयोग बड़े ध्यान से करना चाहिए और इसके सदुपयोग के लिए इसकी खुराक भी उचित मात्रा उचित समय पर उर्वरक देने के लिए तथा उसके बाद की सावधानियों को अपनाना चाहिए। उदाहरण के लिए कभी-कभी उर्वरक अधिक सिंचाई के कारण पानी में बह जाते हैं और पौधे उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते, है ना, अवशोषण नहीं कर पाते हैं। उर्वरक की यह अधिक मात्रा जल प्रदूषण के कारण होती है। बेटा आवाज अटक रही है तो शायद इंटरनेट स्लो होगा, इसके कारण से